अब बात करते हैं सिंधु नदी गंगा मैदान के बाद, सिंधु नदी के मैदान के बाद में बात आता है गंगा नदी का जो मैदानी क्षेत्र है, इसकी भी चर्चा करते हैं। गंगा नदी का मैदान, जो गंगा नदी का मैदान है इसको 3 भागों में डिवाइडेशन करके इसका अध्ययन किया जाता है। पहला है उत्तरी गंगा, मध्य गंगा और तीसरा है निचली गंगा। उत्तरी गंगा की बात करें, इस क्षेत्र कौन कौन सा आता है? पश्चिमी यूपी और पश्चिमी राजस्थान, 2 क्षेत्र आते हैं जिसमें बांगर प्रकार की मृदा पाई जाती है। बांगर प्रकार की मृदा पाई जाती है जिसमें नदियां हर वर्ष यहाँ पे नई मिट्टी नहीं बिछाती, इसके कारण जो पुरानी जो जलोढ़ मृदा है वही यहाँ पे मौजूद है, जिसके कारण वहां की जो मृदा किस प्रकार की? बांगर प्रकार की। इसमें कुछ शब्दावलियां हैं। पहला बूढ़, जो कठोर चट्टानी टीले हैं उनको नाम दिया गया है बूढ़, कठोर चट्टानी टीले। दूसरी बात करते हैं रेह या कलर। बांगर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई होने के कारण जो ऊपर की सतह है यहाँ पे लवणयुक्त परत की, लवणयुक्त जो मृदा है उस प्रकार की मृदा बन गई है कहां पे? बांगर क्षेत्र में। यानी कि सर्वाधिक सिंचाई से ऊपर जो लवणों की जो परत बिछा दी गई है, जो लवणों की परत है उसको नाम दिया गया है रेह या कलर। सर्वाधिक सिंचाई के कारण लवण की अधिकता वाला जो क्षेत्र है उसको नाम दिया गया रेह या कलर। जो तीसरा प्रकार है उसका नाम कंकर या कांकर। कौन सा है? कंकर या कांकर। इसमें क्या है? सतह के नीचे कैल्शियम के जो, जिस मिट्टी में कैल्शियम की अधिकता उसके कंकर यानी कैल्शियम युक्त मृदा पाई जाती है सतह के नीचे, उसको क्या नाम दिया? कंकर या कांकर। यानी सतह के नीचे जो है कैल्शियम निर्मित जो गांठें पाई जाती है, उस क्षेत्र को नाम दिया गया कंकर या कांकर। बूढ़, कठोर चट्टानी टीले, रेह या कलर सर्वाधिक सिंचाई के कारण लवणों की जो ऊपर सफेद परत बिछा दी गई है, जो बन गई है, उसको नाम दिया गया है रेह या कलर मृदा। कंकर या कांकर, जिस मिट्टी के नीचे कैल्शियम जो गांठों के रूप में पाई जाती है उसको नाम दिया है कंकर या कांकर। यह बात है किसकी? उत्तरी गंगा की, जिसके अंदर पश्चिमी यूपी और क्या आता है? पश्चिमी राजस्थान। अगली बात होगी हमारी मध्य गंगा को लेकर। तो मध्य गंगा, इसमें पूर्वी यूपी और बिहार, ये 2 क्षेत्र आते हैं, पूर्वी यूपी और बिहार। इस क्षेत्र की खास बात यह है कि इस क्षेत्र में गंगा है जो सर्वाधिक विसर्प बनाते हुए बहती है। सर्वाधिक विसर्प बना के जो नदी बह रही है वो गोखुर झीलों का निर्माण करती है। ठीक है, नदी क्या करती है? जैसे विसर्प बना के इस तरह से बह रही है, तो जैसे सर्वाधिक कटाव करते करते ऐसे बहने लग जाएगी, तो अंत में जो ये क्षेत्र है या ये क्षेत्र है, ऐसे कटाव करने से नदी फिर से वापस सीधी प्रवाहित हो जाएगी। तो ये जो झील है इस प्रकार की बने। गोखुर झील का मतलब ये होता है, जो गाय होती है उसका जो खुर होता है उसके आकृति में जो झील बनती है उस झील को नाम दिया जाता है गोखुर झील। यानी जो नदियां है विसर्प बनाते हुए यहाँ ऐसे प्रवाहित हो रही थी, अंत समय फिर ये वापस कटाव करते करते वापस सीधी प्रवाहित होने लग गई, और जो इसका जलीय क्षेत्र नदी का वो यहाँ पे शेष रहा है। तो एक गोखुर मतलब जो गौ है या जो गाय, उसके खुर के आकार की जो झील बनी है उसको नाम दिया गया गोखुर झील। सर्वाधिक विसर्प बनाते हुए नदियां बह रही थी। यहाँ पर जो है नदी है, जो मृदा है वो खाद्य प्रकार की पाई जाती है। सर्वाधिक यहाँ पे नदियां जो है बाढ़ की समस्या उत्पन्न करती है,
और सर्वाधिक बाढ़ की समस्या उत्पन्न करती है। हर वर्ष नई मृदा बिछा दी जाती है। जिस प्रकार मृदा कौन सी पाई जाती है, खाद्य प्रकार की मृदा पाई जाती है। इसका उदाहरण लेते हैं बिहार। बिहार में जो नदी है कोशी, कोशी नदी है। सर्वाधिक बाढ़ आने के कारण कोशी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। सर्वाधिक बाढ़ आने के कारण बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोशी नदी को। सर्वाधिक जो नदी गंगा नदी है वह विसर्ग बनाते यहाँ से प्रभावित होती है और गोखुर जिलों का निर्माण करती है। किस क्षेत्र में, मध्य गंगा क्षेत्र में, जिसमें क्षेत्र आता है पूरी यूपी और बिहार। अगली बात करते हैं जो निचली गंगा, इसकी विशेषता क्या है, इसमें क्षेत्र आता है वो आता है पश्चिम बंगाल का। इसके बाद में जो नदी है यहाँ पे बंगाली खाड़ी में मिल जाती है डेल्टा का निर्माण करते हुए। जो निचली गंगा है इसमें पश्चिम बंगाल का डेल्टा क्षेत्र आता है। जो निचली गंगा बची है उत्तरी गंगा, मध्य गंगा और जो निचली गंगा बची, इसके अंदर जो क्षेत्र आता है वो कौन सा आता है, जो पश्चिम बंगाल है, इसका जो डेल्टा क्षेत्र है वो इसके अंदर आता है। पहले बात करते हैं इसमें बील। बील वो क्षेत्र है जो गंगा नदी का जो जलमग्न जो क्षेत्र है, या जो जल जिसे जो सतह है वो जल में, जल के नीचे उसके ऊपर जल है या जल में डूबी हुई है, उस क्षेत्र को नाम दिया गया है बील। जैसे मान लीजिए ढालूनुमा क्षेत्र है, इसके अंदर जो यहाँ पे जल भरा हुआ है, इस क्षेत्र को नाम दिया गया है क्या, बील। जो ये जलमग्न क्षेत्र इसको नाम दिया गया है बील। दूसरा आता है चार। जो क्षेत्र जलमग्न नहीं है, जल से जो ऊपर उठा हुआ जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है इसको नाम दिया गया है चार। और बील जिसको नाम दिया, जो क्षेत्र किसी में जल में डूबा हुआ है उसको नाम दिया गया है चार। और जो जल से ऊपर उठा हुआ जो क्षेत्र उसको नाम दिया, सॉरी, जल में डूबा हुआ क्षेत्र उसको नाम दिया गया बील। और जो जल से ऊपर उठा हुआ जो क्षेत्र है उसको नाम दिया गया है चार। ये जो बील क्षेत्र है उसको वहां के लोग किस काम में लेते हैं, जूट को धोने के लिए। जो यहाँ के जो लोग हैं इस बील क्षेत्र को जूट को धोने के लिए काम में लेते हैं, क्योंकि जलमग्न क्षेत्र है, ज्यादा गहरा नहीं होता, इसलिए इसको यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पे किसकी सफाई करते हैं, जूट को धोने का कार्य करते हैं। और जो चार क्षेत्र है वह जल से जो ऊपर उठा हुआ क्षेत्र उसको नाम दिया गया है चार। अगला जो क्षेत्र की बात करते हैं जो है राठ। ये जो क्षेत्र है वो है कि जो निचली गंगा, इसका जो उत्तर वाला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में, उत्तर वाला जो मैदानी क्षेत्र, इसको नाम दिया गया है राठ। बील, चार और जो राठ। अब आता है बारिंद का मैदान। बारिंद का मैदान, ये जो क्षेत्र है मध्य पश्चिमी बंगाल में आता है। जो ये मैदान है वह जो राठ था इससे और जो डेल्टा है, जो डेल्टा बनाती है जो गंगा नदी, इन दोनों के मध्य का जो क्षेत्र है उसको नाम दिया गया बारिंद का मैदान। और जो राठ था वो उत्तरी पश्चिम बंगाल का जो मैदानी क्षेत्र है उसको नाम दिया गया राठ। और जो नीचे वाला जो क्षेत्र है राठ और डेल्टा के मध्य उसको नाम दिया गया बारिंद का मैदान। यहाँ तक की जो हमारी चर्चा वो गंगा नदी को लेके और सिंधु नदी को लेके पूर्ण हुई है। अब मैदानी क्षेत्र में जो एक बचा असम के क्षेत्र, जो असम है उसके अंदर जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो क्या क्या बनाती है, उसका जो डेल्टा किस प्रकार का है। ब्रह्मपुत्र का जो भारत में प्रवेश कर रही थी, यहाँ 11 दर्रे से होके भारत में प्रवेश कर रही थी। ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी है, जो असम जो राज्य इसमें क्या करती है, मैदानों का निर्माण करती है। असम राज्य में क्या करती है, सर्वाधिक बाढ़ की समस्या उत्पन्न करती है, इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि जो असम है और जो ब्रह्मपुत्र नदी है
इसके अंदर जो असम में निर्माण कर रहे हैं किसका, मैदानी क्षेत्र का, और बाढ़ सर्वाधिक बाढ़ आने के कारण असम का शोक भी किसे कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। और बात करते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसमें सबसे बड़ा जो नदीय द्वीप है, सबसे बड़ा नदीय द्वीप, सबसे छोटा नदीय द्वीप सबसे बड़ा जो नदीय द्वीप है उसका नाम है मांजुली, और छोटा है उसका नाम है उन्मादा। तो सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है मांजुली, वो पारिस्थितिकी तंत्र को लेके अभी हाल की चर्चा में भी रहा है। और सबसे छोटा जो नदी द्वीप है विश्व का वो कौन सा, उन्मादा। सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो भी कौन सा है, मांजुली। ये बात हो गई हमारी असम को लेकर। असम का शोक भी किसे कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। अब जो एक मैदान बचा है, चाट का मैदान, तो चाट का जो उपजाऊ मैदान है वो भी किस राज्य में है, असम के अंदर। असम में दो तीन बातें महत्वपूर्ण है। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी, सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली, सबसे छोटा नदी द्वीप उन्मादा, और जो बाढ़ की समस्या पैदा करने के कारण बाढ़ असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी। और चाट का जो मैदान है, जो उपजाऊ जो मिट्टी का जो क्षेत्र है वो किसमें है, असम राज्य में। यहाँ तक की जो बात हुई हमारी असम राज्य को लेकर। इसके बाद में कुछ जो हमारी चर्चा रहेगी वो ब्रह्मपुत्र नदी को किन किन राज्यों में किस किस नाम से पुकारा जाता है।